हेलो स्टूडेंट्स, सारा टॉपिक जो पीछे हमने किए थे वो सारे समझ आ गए। चलो, तो आज हम करेंगे डेट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपने किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ओहम्स लॉ जो है वो आपने 10th क्लास में किया हुआ है, राइट। ओहम्स लॉ हमारे पास क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, राइट, कोई भी कंडक्टर है, ये ध्यान से सुनो, ये कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर के क्रॉस आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज बी, राइट। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के क्रॉस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाई किया हुआ है तो ओहम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो ओहम लॉ क्या बोलता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ends of the conductor provided the physical condition like temperature, pressure, etc. of the conductor that remains unchanged। मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, करंट होगा। ये हमें ओहम लॉ बोलना है। प्रोवाइडेड द कंडीशंस दैट रिमेन अनचेंज, जैसे कोई टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मतलब कोई भी फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उस टाइम वी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन एक्सेट्रा, मतलब जितनी भी फिजिकल कंडीशन है दैट रिमेन्स अनचेंज। क्लियर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहां पर R लगा देते हैं एंड इसको हम ऐसे लिखते हैं V इज इक्वल टू I। व्हाट इज R? R is the resistance of the conductor. What is R beta? That is resistance of a conductor. ठीक है, R क्या है वहां पर, resistance of a conductor है। अब R हमारे पास क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर, समझ आ गई। अब ये तो सभी आपने पढ़ लिया हुआ है कि हमारे पास जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तो आपने किया हुआ। अब फेलियर ऑफ फॉर्मूला ये बाद में करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि ये आपने कर लिया हुआ है, तो मेन टॉपिक जो है इसमें हमने क्या करना है, डिराइव ओहम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन आता है, राइट, derivation of Ohm's law from first principles, derivation of Ohm's law from first principles। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो हमने पहले किए कि हमारे पास सपोज करो Vd जो है that is the drift velocity of electron। What is Vd? That is the drift velocity of the electron। What is Vd here? That is the drift velocity of the electron। What is L here? That is the length of the conductor। जो हमने पहले डायग्राम बनाया वो ही है। What is L here? That is the length of the conductor। What is A? That is area of cross section of the conductor। ये क्या है, that is the area of the cross section of the conductor। Vd drift velocity, A area है, right, clear। अब V क्या है, that is the potential difference that is applied across the conductor। E क्या है, that is electric field। सारी बातें मैंने आपको यहां पर लिखा। तो हमारे पास डायग्राम क्या था, यही डायग्राम था, ये वाला। इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया हुआ। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। ये क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन, और पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया दैट इज V। ओके, क्लियर है। और E हमारे पास क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब द करंट इन द कंडक्टर, the current
in the conductor, the current in the conductor, कंडक्टर में करंट कितना होगा। कल हमने किया था, जो इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, जो करंट इन द कंडक्टर होता है आई किसके बराबर होगा, एन ई ए वी डी, ये हमने किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन, वी डी क्या है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने किया होता। एन क्या है, व्हाट इज एन, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, but the magnitude of the drift velocity, the magnitude of the drift velocity vd, ये किसके बराबर आ गया, e टाउ अपॉन एम। ई क्या है, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा था। अब ये वीडी की वैल्यू आप यहां पर पुट करो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 या सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कर दो पुट। क्या आएगा आपके पास, आई दैट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी मतलब ई ई टाउ ओवर, राइट, I is equal to NE A EE tau over M, got it, पता चल गया। तो I जो है वो किसके बराबर आ गया, NE स्क्वायर AE, इसको आप क्या करो, सॉल्व कर लो, यहां पर कर लो। सो I that is equal to NE square, I is equal to NE square AE tau अपॉन M। ये बना I हमारे पास, ध्यान से देखो, ये बना I। क्लियर है। अब आपने ये भी पढ़ा है कि V is equal to VD, हमने कल पढ़ा था ये। यहां पर D कितना है, L, तो हम क्या लिखेंगे, V is equal to EL, L is the length of the conductor, V is the potential difference, E is the electric field। तो E की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, V over L। तो I किसके बराबर आ गया, N E square A V over L tau upon M, ऐसे। ओके, कोई डाउट। अब मैंने निकालना है V upon I, V over I मतलब v इधर रखा, I इधर चलेगा, बाकी सारी टर्म क्या बन गई, एम एल, ये v है, v इधर ही रखा, अपॉन I कर दिया, एम एल ऊपर चले गया, नीचे क्या रह गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ, हो गया। व्हाट इज एम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सेम हो गया कांस्टेंट, ई चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, पार्टिकल टाइम। मैंने क्या बोला था, प्रोवाइड द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज हो रही है, टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि एम भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई, सारी चीजें कांस्टेंट है, क्या बचा फिर, क्या बचा, एम वी अपॉन आई दैट इज इक्वल टू एम अलग लिख दिया, एन अलग लिख दिया, ई स्क्वायर अलग लिख दिया, टाउ अलग लिख दिया, यहां पर क्या बन गया, एल अपॉन, व्हाट इज वी अपॉन आई, वी अपॉन आई क्या होता है बेटा, दैट इज रेजिस्टेंस, यहां पर लिख देता हूं, वी अपॉन आई क्या होता है, दैट इज रेजिस्टेंस, क्योंकि ये आर के बराबर है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर किसके बराबर होगा, वी अपॉन आई, तो आर क्या हो गया, वी अपॉन आई, तो ये किसके बराबर आ गया, एम एन ई स्क्वायर, ये टर्म जो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो आर रो जो है वो किसके बराबर आ गई, एम अपॉन एन ई स्क्वायर। व्हाट इज रो हियर, दैट इज
resistivity of the material of a conductor. समझ आ गई क्या है ये? That is the resistivity of the material of a conductor. ये बात क्लियर होगी? मतलब हम चले कहां से? हमने स्टार्ट किया यहां पर, कहां से स्टार्ट किया? करंट इन द कंडक्टर आई निकाल लिया, फिर VD की वैल्यू निकाली, राइट? ये VD की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, फिर हमें पता है V इज इक्वल टू ED के बराबर होता है, तो यहां से हमने E की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। तो जब सॉल्व किया तो V अपॉन I एक तरफ कर दिया, V अपॉन I क्या होता है? R दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और ये टर्म क्या आ गई? दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द। मतलब ये जो है, ये वाली टर्म, ये this is the resistivity of a conductor. L is the length of the conductor, A is the area of cross section of the conductor. ठीक है, क्लियर? चले आगे, कोई डाउट? इसके बाद आ गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना आप, ले लो। चलो अब आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। पढ़ा है आपने, लेकिन बताना है मुझे, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर हमें रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता। जितने भी डाउट्स है अपने सब क्लियर कर देंगे, ठीक है? तभी हमें ये जो है चैप्टर जो है, यूनिट जो है वो कंप्लीट आएगा। ठीक, रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस क्या हुआ? The ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it. मतलब R जो है वो V, that is the ratio of potential difference to the current flowing. R is equal to V upon I. ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर हम रेजिस्टेंस की वैसे बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है? That is the opposition offered to the flow of electric charge in the conductor. रेजिस्टेंस जो है that is the opposition offered, मतलब जब करंट फ्लो करता है तो उसको अपोजिशन मिलती है, राइट? दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन रेजिस्टेंस, ठीक है? लेकिन अब तो ये तो 10th में आता है, अब तो आप +2 में हो गए हो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। दैट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, वो रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? V अपॉन I। व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यूनिट भी आपको पता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? दैट इज ओम। वोल्ट करंट का, एम्पियर। सो 1 ओहम क्या बोलते हैं इसको? ओहम, OHM। 1 ओहम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर? अब क्वेश्चन आएगा आपको कि डिफाइन 1 ओहम, करोगे डिफाइन? Define 1 ohm. Define 1 ohm. कैसे करोगे 1 ohm को डिफाइन? The resistance of a conductor is said to be 1 ohm. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through a conductor when a potential difference of 1 volt is applied across it. ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको लिखना है। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर या इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। मतलब आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस आपने 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, और उसमें से करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर जा रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम। 1 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए, कब? जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया? 1 वोल्ट का, तो उस टाइम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। कॉपी के ऊपर डेफिनेशन लिखनी है। तो रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? बताओ क्या होता है कॉज? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? 10th में पढ़ा होगा आपने,
है ना, पढ़ा है ना सभी। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जो है वो मैंने क्या बोला, दैट इज द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बोला मैंने कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब आप किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं अक्रॉस अ सेल और बैटरी, ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने किसी भी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। समझ आ रही है? किसी भी कंडक्टर को जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड क्रॉस अ सेल और बैटरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द कंडक्टर दैट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं? दैट फ्लोज फ्रॉम, किस तरफ को? फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दैट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये बना मतलब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो बेटा तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ को मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रॉन दैट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट? यहां से आएंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो मूवमेंट होगी। जब मूवमेंट होगी वहां पर करंट कंस्टिट्यूट होगा, दिस गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। लेकिन जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर, दे कोलाइड विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर। किसके साथ कोलाइड करते हैं? दे कोलाइड किसके साथ? विद द आयंस ऑफ अ कंडक्टर। समझ आई? जब वो कोलाइड करेंगे विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर एंड दिस कोलिजन ऑफर्स अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। क्या बोला मैंने कि आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट किया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ को मूव करके? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और जैसे वो मूव कर रहे हैं दे कोलाइड विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में आयंस भी होंगे। क्लियर? तो उनके साथ क्या करता है? वो कोलाइड करता है। जैसे कोलाइड करता है तो आपको पता है जहां पर कोलिजन होगी वहां पर अपोजिशन ऑफर्ड होगी एंड दिस कॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? तो क्वेश्चन आए अगर आपसे पूछे कि ये रेजिस्टेंस कैसे होता है तो आपने बोलना है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, दे कोलाइड विद द आयंस इन द कंडक्टर एंड दिस कोलिजन ऑफर्स अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्टर। ठीक है? क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट। आयंस की जो अरेंजमेंट होते हैं डिफरेंट मटेरियल में वो डिफरेंट होते हैं। हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अरेंजमेंट है, ध्यान से सुना इसको, जो अरेंजमेंट है ऑफ आयंस इन अ कंडक्टर डिफरेंट कंडक्टर में डिफरेंट होते हैं। ठीक है? तो इस बात को याद रखना है कि आपसे पूछ ही लेता है कि रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट। क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट ऑफ आयंस in different material is different। हर मटेरियल में अरेंजमेंट ऑफ आयंस डिफरेंट नहीं होते, तो इसका मतलब हर आयन जो वो अपोजिशन ऑफर जो है वो अलग अलग करता है, तो इसलिए क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है? रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर, आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये पढ़ा ना, लेकिन मैंने क्या बताया? क्या आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस भी करता है। ये नहीं है कि कॉपर का और सिल्वर का रेजिस्टेंस एक जैसा है, ऐसा नहीं है। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? वो नेचर ऑफ
मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और डिमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं बताऊंगा आपको ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बेंड्स, लेकिन ये पता चल गया द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन कर रहा है अपोजिशन ऑफर? कौन कर रहा है? आयंस ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे वो किसके साथ कोलाइड करते हैं? आयंस ऑफ द कंडक्टर। जब आयन के साथ वो कोलाइड करेंगे तो वहां पर अपोजिशन ऑफर होगी एंड दैट अपोजिशन ऑफर कंस्टिट्यूट रेजिस्टेंस। क्लियर? अब रेजिस्टेंस जो है हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? पढ़ा कभी? ओहम मीटर। रेजिस्टेंस जो है वो हम किसके साथ मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओहम मीटर। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है जब स्किन ड्राई होती है? मान लो आपकी ड्राई स्किन है, ठीक है, उस टाइम ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि ह्यूमन बॉडी से भी करंट पास हो जाता है ना, ह्यूमन बॉडी से भी करंट पास हो जाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी व्हेन स्किन इज ड्राई दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ ओम। ये ह्यूमन बॉडी का है। अगर स्किन आपकी वेट है तो रेजिस्टेंस जो है 1500 ओम हो जाता है। समझ आई? ह्यूमन बॉडी का अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इतना रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन में, और जैसे ही आपकी स्किन वेट होती है, मतलब गीले होते हैं आप, पानी लगा होता है आपके पांव को या हाथ को, उस टाइम आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 1500 ओम हो जाए। मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट फटाफट फ्लो करेगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि गीले कपड़े डाल के या आपके हाथ जो हैं, हैंड्स जो वेट हैं, वो स्विच को मत करो। क्यों? क्योंकि उस टाइम जब वेट आपकी स्किन जो है वो गीली है, वेट है, उस टाइम आपका रेजिस्टेंस बॉडी का क्या होता है? कम होता है, तो करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है? क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास आ गया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आज छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको ध्यान से करना है क्योंकि आपने ये 10th में किए हो। 10th में मुझे पता है कि आपने बड़े अच्छे ढंग से किए होंगे, है ना? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? क्वेश्चन आता है डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप बोलोगे नहीं करवाया सर ने। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एक ही नाम है। क्लियर? तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट क्यूब एंड मेड ऑफ दिस मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या होगी? आपने एक यूनिट क्यूब लिया, ठीक है, मान लो हमने ये मान लो आयरन का ब्लॉक है, मैंने आयरन का यूनिट क्यूब लिया है। ध्यान से सुन लेना इसको। यूनिट क्यूब का मतलब पता है ना? पता है ना यूनिट क्यूब का मतलब? हाँ, तो मेरे पास मतलब सारी साइड जो है उसकी क्या होगी? यूनिट होगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the form of a unit cube. मतलब यूनिट क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब हैविंग ईच साइड ऑफ यूनिट लेंथ। ईच साइड क्या होगी? यूनिट लेंथ की होगी। तो उस क्यूब का अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो जितना उसका रेजिस्टेंस आएगा वो उस मटेरियल की क्या होगी? रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस of an object in the form of a unit cube made up of this material. आयरन का ले लो, मान लो कॉपर है, तो कॉपर के लिए भी आप अगर आपने उसकी रेजिस्टिविटी देखनी है तो कॉपर का यूनिट क्यूब लो, उसका रेजिस्टेंस देखो ओहम मीटर के से, राइट? और जितना उसका रेजिस्टेंस होगा वो उसकी क्या होगी?
रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अब क्या फर्क आ गया? रेजिस्टेंस आप सिंपल देख सकते हो, लेकिन जब आपने रेजिस्टिविटी देखनी है जिस मटेरियल की, तो उसका पहले यूनिट क्यूब देखना है। तो यूनिट क्यूब लेके उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। मेरी बात समझ आई? पता चला मैंने क्या बोला? कि रेजिस्टेंस जो है वो ओम मीटर से आप फाइंड कर सकते हो, सिंपल सी बात। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या कैसे फाइंड करोगे? वो भी ओम मीटर से फाइंड होगी। जब आप रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, सिंपल ओम मीटर लगाओगे, आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। लेकिन जब आपने रेजिस्टिविटी देखनी है, तो आपने ओम मीटर उस मटेरियल के यूनिट क्यूब को लगाना है। समझ आ गई? मतलब यूनिट क्यूब का मतलब क्या है यहां पे? यूनिट क्यूब मतलब जिसका साइड्स जो है, सारी साइड्स वो यूनिट लेंथ की होगी, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करोगे तो उस मटेरियल का क्या होगा? रेजिस्टिविटी। जैसे कॉपर है, कॉपर का यूनिट क्यूब लिया, सिल्वर है, सिल्वर का यूनिट क्यूब लिया, आयरन है, आयरन का यूनिट क्यूब लिया, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का यूनिट क्यूब लिया। उन सभी का अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करो यूनिट क्यूब का, तो वो उस पार्टिकुलर मटेरियल की क्या होगी? रेजिस्टिविटी होगी। गॉट इट? तो रेजिस्टिविटी जो है वो आपको पता चल गया। मुझे लगता है ये पहली बार सुना आपने ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? चलें आगे। अब ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ध्यान से सुनना। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। नंबर 1, ये आपने बेटा पढ़े हुए सारे, ऐसे मेरे से मेहनत करवा रहे हो। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस of a conductor depends. Factors on which resistance of a conductor depends. Clear? Factors on which resistance of a conductor depends. Number 1, सबसे पहले वही बात आएगी, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल कैसा आपका? कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है। पहली बात हमारे पास क्या आ जाएगी? नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर 2, रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R is directly proportional to L. Number 3, resistance is inversely proportional to area of cross section of a conductor. आगे मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कितने फैक्टर बता दिए मैंने आपको। आपने क्या पढ़ा है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। और दूसरी बात आपने 10th में पढ़ी होगी कि रेजिस्टिविटी है वो नेचुरल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। यही पढ़ा ना आपने? यही पढ़ा ना? लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि चाहे वो रेजिस्टेंस है चाहे रेजिस्टिविटी है, नेचुरल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। दोनों नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। गॉट इट? रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर इसके ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान से सुनना, मैंने डिफरेंस बता रहा हूं, अभी आपको डिफरेंस बता रहा हूं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? आपने 10th में क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी और नेचुरल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। सरासर गलत। रेजिस्टेंस जो है that depends upon nature of material, length of the conductor, area of cross section and temperature. इन सभी चीजों के ऊपर, मतलब फिजिकल कंडीशन जो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब डायमेंशंस का यहां पर अगर आप देखोगे तो डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात?
एग्जाम्पल, मेरे पास ये मान लो एक मटेरियल है स्टार जैसा, ये कॉपर का है, एक ये मटेरियल है और एक ये मटेरियल है, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है। इसमें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? नेचुरली जिसकी लेंथ ज्यादा होगी। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब ये देखो, रेजिस्टेंस में इसकी लेंथ ज्यादा है, इसमें देखो एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये स्टार है, छोटा है, इसका एरिया और कम है। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इसको सोचना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसमें, इसमें आपने सोचना है। बट मैं तो रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं इसके ऊपर। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं तो रेजिस्टिविटी तीनों की क्या होगी? सेम होगी। नो डाउट इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस इनका डिफरेंट होगा क्योंकि इनकी डिमेंशंस जो हैं वो क्या है? डिफरेंट है। तो रेजिस्टेंस जो डिमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है ना, नेचुरल मटेरियल के ऊपर। लेकिन मटेरियल तो इनका सेम ही है, कॉपर 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 है, राइट? कॉपर है, वो भी कॉपर, वो भी कॉपर। नेचुरल मटेरियल की अब बात नहीं हो रही है क्योंकि तीनों कॉपर के हैं। अब आ गई हमारे पास लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन की, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका रेजिस्टेंस तो डिफरेंट होगा। स्टार वाले का अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। बट रेजिस्टिविटी तीनों की क्या होगी? सेम होगी। इन तीनों की रेजिस्टिविटी सेम है, क्यों? क्योंकि इनका जो मटेरियल है वो क्या है? सेम है। गॉट इट? पता चल गया? तो रेजिस्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचुरल मटेरियल एंड टेम्परेचर, बट जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचुरल मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर ऊपर। जितनी बड़ी आपकी वायर होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? उसमें ज्यादा होगा, मतलब जितनी लंबी। ओके, क्लियर होगी बात? पता चल गया? अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज कि रेजिस्टिविटी जो है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो यूनिट क्यूब है, ये वो सारा। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नंबर 2 मैंने क्या बताया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन गया? L अपॉन ए। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं यहां पर रो लगा देता हूं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको बेटा? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, राइट? अब डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताया यूनिट क्यूब वाली, वो यहां से निकालेंगे। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर है, तो जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, तो वो क्या बन गया? यूनिट क्यूब भी बन गया, जिसका एरिया भी 1 है, लेंथ भी 1 है। तो आर किसके बराबर हुआ यहां पर? रो एल अपॉन ए। 1 कट गया, आर किसके बराबर आ गया? रो के बराबर। तो रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर कब बनी? देखो मैंने रेजिस्टेंस के बराबर कब बनाई? जब उस कंडक्टर का एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर होगी, मतलब यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? रेजिस्टिविटी के बराबर। इसलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट क्यूब एंड मेड ऑफ दिस मटेरियल। ये इसकी डेफिनेशन है। और क्लियर? अब इसके यूनिट निकाल लो बेटा। इसके यूनिट निकालोगे, रेजिस्टिविटी किसके बराबर आएगी? रेजिस्टिविटी आएगी रो आर ए अपॉन एल। इस रिलेशन से देखो, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, ये कट गया तो हमारे पास क्या बन गया? ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट आया वो किसके बराबर आ गया? ओहम मीटर। ऐसा नहीं ओहम मीटर आपने प्लस 10th में याद किया होगा, लेकिन मैंने आपको निकाल के बताया कि जिसका यूनिट ओहम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर कैंसल, हमारे पास क्या आ गया? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी
ओहम मीटर। क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है, चलें आगे। अब फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। डन। छोटा टॉपिक है आज, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये टॉपिक जो है सारे बेटा कॉपी के ऊपर लिखने हैं आपने, ठीक है? हाँ, अब मैं आपको नोट्स नहीं भेज रहा हूँ। क्यों नहीं भेज रहा हूँ? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको जब मैं दे रहा हूँ तो आप इसको बार बार देखते रहोगे। सारी चीजें वही हैं जो हमने करनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये कि रेजिस्टिविटी को कौन से फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं। आपने आज ही किया R दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और रो किसके बराबर आई? अभी हमने किया। अगर आप इसको पहले देखोगे, आपने अगर कॉपी पे नोट किया हुआ है, तो रो किसके बराबर है? M अपॉन N E स्क्वायर इनटू टाउ। यही निकाला था रेजिस्टिविटी। Where M is mass, N is number of electrons per unit volume, E is magnitude of charge on an electron, tau क्या है? That is the relaxation time। पता है ना relaxation time? क्लियर है? तो पहले हम डिपेंडेंस देखेंगे रो और एन की। रेजिस्टिविटी जो है that is inversely proportional to n। देखो मास m क्या है? that is the mass of electron। वो तो उतना ही रहेगा, है ना? 9.1 10 पावर कितना होता है? -31 किलोग्राम। वो तो इतना ही रहेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उसी के ऊपर रहेगा। मतलब ये जो है ये कांस्टेंट है, चार्ज ये कांस्टेंट है। रो जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ये दो चीजें आपने याद रखनी। जो रेजिस्टिविटी है वो है m अपॉन एन ई स्क्वायर इनटू टाउ, राइट? मास कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। रिलैक्सेशन टाइम रहा और n रहा। तो रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हम डिपेंडेंस देखें, सिंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल, हर मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं। किसी भी मटेरियल को उठा के देख लो, चाहे कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कुछ भी है, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनका, मैंने क्या बोला, उनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। मैंने पहले आपको बताया स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है उसमें डिफरेंट होता है। इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी वहां पर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसमें ज्यादा होंगे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? फिर क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रो जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कहां से आया? रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर क्यों डिपेंड कर रही है? क्योंकि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हर मटेरियल की नेचर अलग अलग होती है, हर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होंगे तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। गॉट इट? उसके बाद आ गया रिलैक्सेशन टाइम। जब हम रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। क्यों होता है? रिलैक्सेशन टाइम जो है दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलो एक थर्ड पॉइंट मैं और ले लेता हूं, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ध्यान से सुनना इसको। अलग अलग होती है, कंडक्टर में अलग होती है, इंसुलेटर में अलग होती है, और सेमीकंडक्टर में अलग होती है, मेटल्स में अलग होती है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में आपको ये नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो जब वो टॉपिक करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास छोटी छोटी बातें बहुत है। पहले हम एक बात को क्लियर कर लें, क्लियर, एक बात को क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम चलेंगे कि अब सुनो ध्यान से।
रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मैं रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स मोर फ्रीक्वेंट होंगे, देखो मैंने क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आपको पता, पानी देखो, पानी को उबालो, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी भागेंगे और कोलिजन क्या होंगे, मोर फ्रीक्वेंट होंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे। और जितनी जल्दी कोलिजन होगा उतना रिलैक्सेशन टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बेटा, तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्यों बढ़ती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। मैंने पहले बता दिया कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाउ, ध्यान से सुनना, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाएगी। एनर्जी मिलेगी भाई उसको, क्लियर, उसको एनर्जी मिलेगी तो वो भागेगा। जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जल्दी भागेगा, वो तेज भागेगा, फास्ट भागेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, मोर फ्रीक्वेंट होंगे। कोलिजन्स क्या होंगे, मोर, क्योंकि तेज भाग रहा है तो कोलिजन भी उसमें ज्यादा होंगे, तो कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट होंगे। कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट होने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि कोलिजन फटाफट होंगे। मैं रिलैक्सेशन टाइम क्या बोला कि ये कोलिजन पहले यहां पर हुआ, फिर यही कोलिजन यहां पर, मतलब एक यहां पर कोलिजन हुआ, एक यहां पर कोलिजन हुआ, बीच में जो टाइम है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत जल्दी भागेंगे, तेजी से भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो कोलिजन्स हैं दे बिकम मोर फ्रीक्वेंट। जब कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। कोलिजन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, क्योंकि फास्ट कोलिजन होंगे, क्योंकि हम तो कोलिजन तो दो कोलिजन में देख रहे हैं ना, रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन में। जब कोलिजन ही फास्ट होंगे तो उनमें जो टाइम है वो कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ये रिलेशन है, रिलैक्सेशन टाइम कम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने रिलैक्सेशन टाइम की बात ली। आपने सारा सुन लिया कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, जो कोलिजन्स हैं वो मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट होने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होगा बच्चा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ आ गई। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपको बता दिया, नेचर ऑफ द मटेरियल, और नंबर 2 टेम्परेचर। गॉट इट, समझ आ गई। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ आ गई बच्चों, क्लियर है, राइट। अब हम कल करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। मेटल का अलग होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हम निकालेंगे कल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको बेटा पढ़ लेना है। तो जब आपका इंटरेक्टिव सेशन होगा तो उसमें हम ये इस वीक में मोस्टली मैंने ये इसके 2 चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, तो वो हमने करना है बेटा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको छुट्टियां होती हैं जो भी होता है, लेकिन आपको लेक्चर जो है आपने डेली अटेंड करना है, ठीक है। क्लियर है, हमारा सिलेबस बहुत है। अभी तो हमने न्यूमेरिकल्स करने, तो हम थ्योरी कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये पता नहीं कोरोना कब तक हमारा पीछा जो है वो नहीं छोड़ेगा, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड बाय बेटा।